Good morning to very good morning to all the participants of this webinar conducted by DTRTI Lucknow, the Direct Taxes Regional Training Institute Lucknow, which is a unit of the National Academy of Direct Taxes. And we are doing Chapter 6A, and under Chapter 6A, we are right now at Section 80P. So today we will be beginning with Section 80P. A little bit of the portion of 80P we had done yesterday, but it would help to revise it in a proper way, because this is a section which is quite significantly used for the assessments of cooperative societies. So as you know that societies are also registered under Society Registration Act, and various other acts are there which are passed by state legislatures also, under which different types of societies are registered in India. So when there is a cooperative society, the members of the cooperative society get together to do a business, and they share the profits to an extent. And so cooperative society is a mode of entity, mode of forming an entity by which in teamwork a business can be carried out by a large number of people. And mostly the people who are members of the cooperative societies are very ordinary people, and therefore they get an organizational strength when they come together in form of a cooperative society. तो सेक्शन 80P कहता है कि एक डिडक्शन प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जहां पर भी वेयर इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द ग्रॉस टोटल इनकम includes any income referred to in subsection 2. There shall be deducted in accordance with and subject to the provisions of this section the sums specified in subsection 2 in computing the total income of असेसी. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई ऐसी इनकम है जो कि सबसेक्शन 2 में रेफर की जा रही है, तो उसका टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उस असेसी की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक डिडक्शन दिया जाएगा इस सेक्शन के प्रावधानों के अधीन और अनुसार. एक डिडक्शन दिया जाएगा, उन राशियों का डिडक्शन दिया जाएगा जो कि सबसेक्शन 2 में लिखी गई हैं. द सम स्पेसिफाइड. तो देखते हैं कि सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है. द सम्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी द फॉलोइंग. ए, अगर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एंगेज्ड है या तो बैंकिंग बिजनेस में या लोन देने की फैसिलिटीज के बिजनेस में अपने मेंबर्स को, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, केवल मेंबर्स के लिए, और कॉटेज इंडस्ट्री या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई कुटीर उद्योग चला रही है या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग का काम कर रही है जो कि उसके मेंबर्स द्वारा उगाए जा रहे हैं, या वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी जो औजार होते हैं खेती के, और बीज और लाइफ स्टॉक जैसे जो मवेशी होते हैं, या दूसरी वस्तुएं जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंटेंडेड हैं, वो उनका परचेज कर रही हैं, और इसलिए परचेज कर रही हैं जिससे वो मेंबर्स को सप्लाई कर सकें. यानी सामूहिक परचेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें उनको सस्ता रेट मिल जाएगा. उसके बाद यदि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज है किसी प्रोसेसिंग के काम में जिसमें कि पावर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस किया जा रहा है अपने मेंबर्स के बिना पावर के इस्तेमाल किए, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है यहाँ पे. और उसके बाद अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपने मेंबर्स के लेबर का डिस्पोजल करती है, यानी कि मेंबर्स उसके उनका लेबर कहाँ कहाँ लगेगा डिप्लॉय करना,
उसको डिसाइड करती हैं और उस काम को करवाती हैं कि मेंबर्स कहाँ कहाँ जाके लेबर करेंगे। और यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई फिशिंग या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज कर रही है, अलाइड एक्टिविटीज यानी उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, दैट इज टू से द कैचिंग, क्योरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग और द मार्केटिंग ऑफ फिश। फिश को पकड़ना, फिश को साफ वाफ करना, जो भी है उसको ठीक करना, प्रोसेस करना, उसको बचा के प्रिजर्व करना, स्टोर करना, मार्केटिंग करना, या परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट इन कनेक्शन विद देयर विथ, या फिशिंग के कनेक्शन में जो भी मटेरियल या सामान, इक्विपमेंट, जो कारगर इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल होता है, उसकी परचेज का काम कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि मेंबर्स को सप्लाई करना है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे कामों में एंगेज्ड है, इन सारे कामों में से किसी काम में एंगेज्ड है, जुटी हुई है, तो पूरा अमाउंट जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स का है, जो इन एक्टिविटीज को एट्रीब्यूटेबल है, एट्रीब्यूटेबल शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कामों के अलावा भी कोई काम कर रही है, तो जितना प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन एक्टिविटीज पे एट्रीब्यूटेबल है, यानी इन एक्टिविटीज से जोड़ के देखा जा सकता है, तो वो जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है वो पूरा का पूरा डिडक्शन उसका मिल जाएगा। और बशर्ते ये, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलिंग अंडर 6 and 7, अगर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 6 या 7 में आ रही है, जो फिशिंग एक्टिविटीज और जो लेबर के डिस्पोजल का जो काम है, तो जो रूल्स और बायलॉज हैं सोसाइटी के, रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स टू द फॉलोइंग केसेस ऑफ इट्स मेंबर्स। जो वोटिंग राइट्स हैं वो इन्हीं लोगों को अगर हों तभी उसको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर सोसाइटी ऐसी है जिसमें कि लेबर सप्लाई का डिस्पोजल करने का काम है या फिशिंग का काम है, फिशिंग के लिए कोई इक्विपमेंट को परचेज करने का काम कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस केस में ये जरूरी है कि जो रूल्स बने हैं या बायलॉज बने हैं उस सोसाइटी के, वो वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वोटिंग राइट्स का मतलब सोसाइटी का कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो वोट किया जाता है, वो निम्नलिखित जो सदस्यों की जो क्लासेस हैं केवल उन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, सीमित रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा जो वोटिंग राइट है। Number 1, the individuals who contribute their labor or as the case may be carry on the fishing or allied activities. सबसे पहले वो लोग वोट कर सकेंगे जो इंडिविजुअल्स लेबर में योगदान दे रहे हैं या जो मेंबर्स फिशिंग या अलाइड उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज को कर रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं। दूसरे, जो ऐसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो इस सोसाइटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। अगर वित्त आपको सहायता मिल रही है किसी सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भी वोटिंग राइट हो सकता है। तीसरा, वोटिंग राइट स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। इनके अलावा किसी और के पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये तो था ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इन कामों में संलग्न है या जुटी हुई है। अब बी में ऐसी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एक प्राइमरी सोसाइटी है, जो कि जुटी हुई है मिल्क को सप्लाई करने में या ऑयल सीड्स सप्लाई करने में या फ्रूट या वेजिटेबल्स सप्लाई करने में, जो कि उगाए जा रहे हैं रेज्ड और ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। तो मिल्क के लिए वर्ड रेज आ गया है, बाकी जो ऑयल सीड्स और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भी रेज्ड वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे पीछे से खरीद लेते हैं, तो यानी कि उठा लेना, इकट्ठा कर लेना। और ग्रोन मतलब जो खुद उगाते हैं मेंबर्स, तो मेंबर्स के द्वारा उगाए हुए भी हो सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, मिल्क, या उनके द्वारा किसी दूसरे स्रोत से रेज किए हुए भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि प्राइमरी सोसाइटी है, जो कि इन चीज़ों को सप्लाई करने के काम में लगी हुई है, तो और सप्लाई किसको कर रही है वो?
to a federal cooperative society, being a society engaged in the business of supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables, as the case may be. फेडरल का मतलब है जो केंद्रीय रूप में एक सोसाइटी है कोई, उसको बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज सप्लाई कर रही है, या वो गवर्नमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है जिसको सप्लाई जा रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि सेक्शन 607 में डिफाइन होती है, 617 में डिफाइन होती है कंपनीज एक्ट के, या वो एक कोई कॉरपोरेशन है जिसको कि किसी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है, और ऐसा कॉरपोरेशन जो कि ऐसे कंपनी या कॉरपोरेशन जो कि इन्हीं सामान को सप्लाई कर रहा है पब्लिक को, जैसे मदर डेयरी और तमाम आपने सुने होंगे, वो एक तरह से जो सोसाइटीज़ हैं, कभी कभी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत भी सब एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं कॉरपोरेशन जो कि ये काम करें। जैसे नेफेड है, नेशनल फेडरेशन, और भी बहुत सारे सरकार भी सेटअप कर सकती है, या सरकार खुद सप्लाई कर सकती है, या फिर कोई फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन सबको सप्लाई जा रही है, कहाँ से जा रही है? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिसका कि हम असेसमेंट कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सप्लाई करती है किसको? इन फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, या किसी गवर्नमेंट की कंपनी, या फिर गवर्नमेंट के किसी कॉरपोरेशन को। इस केस में पूरा का पूरा अमाउंट जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स का होगा ऐसे बिजनेस का, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, वो डिडक्शन उसका मिल जाएगा। तो चूंकि प्राइमरी सोसाइटी है, वो जिस कार्य के लिए बनी होती है वही कार्य वो करती है। इन द केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और बी। अब सी में कहा जा रहा है, अगर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ए या बी के अलावा कोई काम कर रही है, ए में है जो कि ऊपर दिए गए काम कर रही है, और बी में जो सप्लाई का काम है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, अगर इनके अलावा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ए या बी के अलावा कोई काम कर रही है, या तो इंडिपेंडेंटली कर रही है या फिर और भी एक्टिविटीज वो कर रही है, उसके अलावा ये काम भी कर रही है, आइदर इंडिपेंडेंटली और इन एडिशन टू ऑल और एनी ऑफ द एक्टिविटीज सो स्पेसिफाइड, यानी ए और बी भी कर रही है और भी एक्टिविटीज कर रही है, या फिर केवल ए और बी के अलावा कोई एक्टिविटी कर रही है। So much of the profits and gains attributable to such activities as does not exceed where such cooperative society is a consumer cooperative society of 100,000 rupees. तो ये अपर लिमिट है कि ये जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है जो ऐसी एक्टिविटीज का एट्रीब्यूटेबल है जो कि ए और बी में नहीं आती, ऐसी एक्टिविटीज के लिए 100,000 रुपीज तक का डिडक्शन अलाउड है अगर वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 50,000 का डिडक्शन वहां पे अलाउड है केवल। इस क्लॉज में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के बेनिफिट के लिए। और किसको मिलता है यहाँ पे इस सेक्शन में जो डिडक्शन? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हो रही है विच इज डिराइव बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी डिराइव कर रही है, प्राप्त कर रही है, फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स, जो उसने निवेश कर रखे हैं उनमें से, विथ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट से वो इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त कर रही है, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो भी डिडक्शन के रूप में अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड देती है उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो जो रिसीव कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी उस इनकम को, उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं है।
उसके बाद ई में आ रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम डिराइव बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द गोडाउन्स और वेयरहाउसेस फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग और फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज द होल ऑफ सच इनकम। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम डिराइव कर रही है गोडाउन या वेयर हाउसेस को किराए पे उठा के, किस पर्पस के लिए? स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, या मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ द कमोडिटीज, जो भी कमोडिटीज यानी जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जो भी सामान है जो बिकता है, इसमें कमोडिटी कुड बी एनीथिंग, द होल ऑफ सच इनकम, ऐसे केस में पूरी की पूरी जो इनकम है वो डिडक्शन के रूप में उपलब्ध है। Now, in the case of a cooperative society not being a housing society, अगर वो cooperative society हाउसिंग सोसाइटी नहीं है और अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी, अर्बन कंज्यूमर नहीं है, और सोसाइटी कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्ट बिजनेस या ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाली सोसाइटी भी नहीं है, और अ सोसाइटी एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस विद द एड ऑफ पावर, where the gross total income does not exceed 20,000 rupees, the amount of any income by way of interest on securities or any income from house property chargeable under section 22। अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि हाउसिंग सोसाइटी नहीं है या अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है या कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाली सोसाइटी नहीं है या फिर कोई भी पावर के मदद से मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करने वाली सोसाइटी भी नहीं है, और जहां पे ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो जो भी इनकम आ रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, वो भी डिडक्शन के लिए अवेलेबल है, मतलब दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कोई टैक्स नहीं है उन सोसाइटीज के लिए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है लेकिन हाउसिंग की नहीं है, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस सोसाइटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन तो एड ऑफ पावर वाली नहीं है। बाकी जितने भी सोसाइटीज हैं उनके लिए अगर वो 20,000 से ज़्यादा का ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है दैट इज नॉट टैक्स्ड। नाउ एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि for the purposes of this section, an urban consumer cooperative society means a society for the benefit of the consumers within the limits of a municipal corporation, municipality, municipal committee, notified area committee, town area or cantonment। कोई भी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा के लिमिट्स के अंदर अगर सोसाइटी है, म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर सोसाइटी है, या फिर टाउन एरिया कमेटी के लिमिट्स के अंदर है, या नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर है, कैंटोनमेंट के अंदर है, तो और वो कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए है, तो इसलिए वो अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है कि इन ए केस वेयर एसएससी इज एंटाइटल्ड आल्सो टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एचएच, एचएचए, एचएचबी, एचएचसी, एचएचडी और सेक्शन 80I और 80IA, 80J, जहां पर इन सेक्शंस में भी डिडक्शन के लिए एसएससी एंटाइटल्ड है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिडक्शन मिलता है। The deduction under subsection 1 of this section in relation to the sum specified in clause A, B, C of subsection 2। तो जो डिडक्शन सबसेक्शन 1 में इस सेक्शन के मिल रहा है उन सम्स के रिलेशन में जो कि 2A, B, C में स्पेसिफाइड है, that deduction shall be allowed with reference to the income if any as referred to in those clauses included in the gross total income as reduced by the deductions under these sections। तो सबसे पहले इन सेक्शनों में रिडक्शन को रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उस पर 80P का डिडक्शन लगेगा। ये बात कही जा रही है, यानी उन सेक्शंस को प्राथमिकता दी जा रही है कि पहले उन सेक्शंस का डिडक्शन कर दीजिए, उसके बाद 80P का डिडक्शन होगा। उसके बाद 4 है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी कोऑपरेटिव बैंक। इस सेक्शन के प्रावधान नहीं अप्लाई करेंगे
तो ये सबसेक्शन 3 फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से सबसे पहले आपको ये जो सेक्शन मेंशन्स है HH, HHA, HHB, HHC, HHD, 80I, 80IA, 80J और यहाँ लास्ट में एक्चुअली 80JJ भी लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं 80HH, HHA, HHB, HHC, HHD, I, IA, J एंड JJ, इन सेक्शंस में जो भी डिडक्शन मिल रहा है वो डिडक्शन को पहले माइनस किया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम से। माइनस करने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर 80P का डिडक्शन मिलेगा। So the provisions of this section shall not apply in relation to any cooperative bank other than primary agricultural credit society। और कोई भी एक कोऑपरेटिव बैंक अगर है तो उसमें ये प्रोविजन नहीं लगेंगे सिवाय एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, या अगर कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक है उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अदरवाइज कोई एक कोऑपरेटिव बैंक है उसको ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। साफ तौर पे लिखा है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी कोऑपरेटिव बैंक। सो उसके बाद है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS इनको डिफाइन किया जा रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के पार्ट 5 से। ये इंपोर्ट किया जा रहा है डेफिनेशन को। और एक्सप्लेनेशन बी में लिखा जा रहा है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का मतलब है एक सोसाइटी जिसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो एक ही ताल्लुक के अंदर है, कन्फाइंड टू अ ताल्लुक, एंड जो मुख्य उद्देश्य है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जिसका है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना है, लंबी अवधि का लोन देना है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। तो पहली बात तो जो लोन है ये लंबी अवधि के देते हैं और केवल एक ही ताल्लुका में उनके ऑपरेशन कन्फाइंड होते हैं। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। यहां पर जो प्राइमरी वर्ड है उसका एक तालुका से मतलब, कई बार प्राइमरी का मतलब एक गांव से भी हो सकता है। तो इसके साथ ये 80P सेक्शन को हमने खत्म किया। लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं कि लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। तो उसके बारे में लिखा है कि उसको उसके प्रॉफिट्स एंड गेन जो हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे। और नीचे आ रही है बात कि इस सेक्शन के प्रावधान नहीं अप्लाई करेंगे एक किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को, तो सिवाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक के। यानी कि इन दोनों को साथ में मिला के पढ़ा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये प्रावधान नहीं है। लेकिन जो इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक है जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी देते हैं। और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है वो तालुका तक सीमित है और वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। ये दो जो एंटिटीज़ हैं इनके लिए सेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है, बट नॉर्मली किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए उपलब्ध नहीं। सो 80P के बाद चलते हैं 80PA। देखिए इन सब प्रावधानों को आप किसी PPT से पढ़ेंगे तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं आएगी। यू विल ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज्ड। सो नेवर गो बाय PPT। क्या होता है, दैट इज ओनली अ इंडिकेटिव काइंड ऑफ थिंग। जब आपको कोई चीज़ ऑलरेडी मालूम है यू नो तब PPT के थ्रू कोई चीज़ डिस्कस की जा सकती है। बट जहाँ
बेसिक एजुकेशन की बात है, दैट कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू द पीपीटी। सेक्शन में क्या लिखा है अगर आपको पता नहीं है तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट just by referring to a PPT. Why refer to a secondary source when you have the primary source? Always refer to the primary source and read from the primary source. उससे आपका जो जो आप पढ़ेंगे उसका मात्रा भी कम होगी। नहीं तो नोट्स एंड पीपीटीज की कोई कमी, यू वोंट इवन नो कि कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना। But if you stick to only the act and the rules and try to understand the act and the rules directly from their language, तब आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब आते हैं 80PA सेक्शन पे। और 80PA सेक्शन कहता है कि where the gross total income of an assessee being a producer company having a total turnover of less than 100 crore rupees in any previous year, any profits and gains derived from the eligible business, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed in computing the total income of the assessee a deduction of an amount equal to 100% of the profits and gains attributable to such business for the previous year relevant to assessment year, commencing on or after 1st day of April 2019, but before 1st day of April 2025. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्योंकि ये बिल्कुल ताजा तरीन नया प्रोविजन है जो कि 1 अप्रैल 2019 से जो बिजनेस कमेंस हो रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 तक जो बिजनेस कमेंस होंगे, और ऐसे बिजनेस जिनको कि एलिजिबल बिजनेस का नाम दिया जा रहा है। जब भी हम एलिजिबल बिजनेस या स्पेसिफाइड बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तो बाद में उस एलिजिबल बिजनेस को नीचे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं। तो यहां पर ये कौन से एलिजिबल बिजनेस के लिए ये सबसे पहली बात है, कौन सा वो एलिजिबल बिजनेस है जिसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स पर ये डिडक्शन मिल रहा है टीपीए का। उसको समझने के लिए जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये एलिजिबल बिजनेस को डिफाइन किया गया है। एलिजिबल बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जो कि मार्केटिंग का बिजनेस हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि मेंबर द्वारा उगाया जा रहा है उसकी मार्केटिंग का बिजनेस। उसके बाद इम्प्लीमेंट सीड्स, लाइव स्टॉक या दूसरे आर्टिकल्स के परचेज का बिजनेस जिनका इंटेंशन है फॉर एग्रीकल्चर करने का, जिनसे इंटेंशन एग्रीकल्चर करने का है। यानी कि इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि इस तरह के जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, सीड्स हैं, लाइव स्टॉक हैं या अदर आर्टिकल्स हैं, इनको परचेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका एग्रीकल्चर में यूज होगा। और ये ऐसी चीज़ें जिनका एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। एंड फॉर सप्लाइंग देम टू द मेंबर्स, और उनको मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए उनका परचेज किया जाएगा। और तीसरा जो एलिजिबल बिजनेस है, मेंबर्स द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करना। जैसे मेंबर्स ने अगर कोई फ्रूट उगाया तो उस फ्रूट का जूस बनाना भी एक प्रोसेसिंग हो सकती है, या अचार वगैरह बनाना किसी भी सब्जी से, जैसे नींबू उगा रहे मेंबर्स तो उसका अचार बनाना, या अगर कोई हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उससे भी तरह तरह के काढ़े या पाउडर्स और गोलियां वगैरह बनाई जा सकती हैं। तो ये जितने भी इस टाइप के काम है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग, परचेज ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मवेशी हैं, और सीड्स, और इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग, ये है एलिजिबल बिजनेस। यानी एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर के काम में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनको एक सपोर्ट देने के लिए, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को सहारा मिले, ये प्रावधान लाया गया है। और मेंबर का मतलब ये है कि जो सेक्शन 581A में कंपनीज एक्ट के जिस तरह से मेंबर को डिफाइन किया जा रहा है, और जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसका मीनिंग भी कंपनीज एक्ट के 581 सेक्शन के क्लॉज L से लिया। तो 581 सेक्शन
581A सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कंपनीज एक्ट का, जिसका क्लॉज डी और क्लॉज एल को रेफर किया जा रहा है। 1 मिनट के लिए इसको जाके देखते हैं कि सेक्शन 581A को एक बार गूगल कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू गेट एट दिस सेक्शन। सेक्शन 581A और सेक्शन 581A में डेफिनेशंस हैं, जहां पर चैप्टर 1 है उसका प्रोड्यूसर कंपनीज, और इसके अंदर हमें जो रेफर किया जा रहा है वो है क्लॉज डी एंड क्लॉज एल। क्लॉज डी में मेंबर का डेफिनेशन है और क्लॉज एल में प्रोड्यूसर कंपनी। तो क्लॉज डी में आप यहां दे सकते हैं मेंबर मीन्स अ पर्सन और प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन whether incorporated or not admitted as a member of a producer company। तो ऐसी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं जिसके मेंबर के रूप में किसी को एडमिट किया जा रहा है, किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एंड हु रिटेन्स द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएंस एज सच। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर होने के लिए वो क्वालिफिकेशन वो रिटेन कर रहा है, यानी बरकरार है उसके पास, वो सब क्वालिफिकेशन उसके पास हैं। और जो प्रोड्यूसर कंपनी का डेफिनेशन है, प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कंपनी जिसका जो उद्देश्य और एक्टिविटीज़ हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेसिफाई किए जा रहे हैं सेक्शन 581B में, एंड रजिस्टर्ड एज प्रोड्यूसर कंपनी अंडर दिस एक्ट, और जो प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर की जा रही है। तो सेक्शन 581B में ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो कि ये प्रोड्यूसर कंपनी करेगी। तो उसके लिए वी हैव टू गो टू सेक्शन 581B। Let us go to section 581B and see. सेक्शन 581B, प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। 581B है कंपनीज एक्ट का। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, जो उद्देश्य हैं प्रोड्यूसर कंपनी के, शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। इट्स अ ह्यूज लिस्ट, और इसके ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है इसके एक्टिव मेंबर्स होंगे, उनकी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्राइमरीली मुख्यतः ये प्रोड्यूसर कंपनी उन्हीं की प्रोड्यूस को डील करेगी, और इसलिए करेगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पेसिफाइड है इस सेक्शन में उसको अटेन करने हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है? या तो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग या एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं मेंबर्स, और द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट, provided the producer company may carry on any of the activities specified in this clause either by itself or through other institutions। जो एक्टिविटीज इस क्लॉज में लिखी हुई हैं वो एक्टिविटीज का प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरिंग, ग्रेडिंग, बेसिकली ये सब दे आर ऑल डीलिंग विथ प्राइमरी प्रोड्यूस। सो प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, जब प्रोसेसिंग की बात होती है उसमें प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस। Manufacture, sale or supply of the machinery, equipment or consumables mainly to its members.
प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को एक तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसको एक कॉर्पोरेट लुक दिया गया है. Providing education on the minimal mutual assistance principles to its members, rendering technical services, consultancy services, generation, transmission, power, revitalization of land and water resources, their use, conservation, communication relating to family produce, insurance of the producers, promoting the techniques of mutuality and mutual assistance. म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल जो होता है उसमें लोग मिल के काम करते हैं, एक दूसरे को के बेनिफिट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं. वेलफेयर मेजर्स, एनी अदर एक्टिविटी, फाइनेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज, ये सारे कार्य प्रोड्यूसर कंपनी देखती है, मेंबर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके सिलसिले में. तो इससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि व्हाट इज मेंबर एंड व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी. और जो बिजनेस कर रही है ये प्रोड्यूसर कंपनी वो इनमें से होने चाहिए जिसको जो डिडक्शन के पर्पस के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड काम है या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की परचेज का काम है, सप्लाई करने का काम है अपने मेंबर्स को, और उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का जो काम है मेंबर्स की. यानी जहाँ पे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि छोटी छोटी कंपनियां भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, मेंबर्स जो आपस में टीम वर्क में काम करेंगे और उससे चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में सेटल होती हैं. तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसको एलिजिबल बिजनेस, अगर एलिजिबल बिजनेस में है तो 100% प्रॉफिट उसका, अगर वो प्रोड्यूसर कंपनी अपना काम शुरू कर रही है या उसका बिजनेस जो है वो शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2019 के बाद और 1 अप्रैल 2025 से पहले, तो ऐसे के कंडीशन में उसको ये बेनिफिट 100% रिडक्शन का मिल रहा है. तो बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को, ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सेक्टर है इसको एक तरह से कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश हो रही है जिससे कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर सके और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो एक्सपोर्टिंग है और भी मतलब जब प्रोफेशनल वे में काम होता है तो और भी बड़े बड़े काम वो और अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं. और इसमें प्रोड्यूसर कंपनी में इंडिविजुअल भी होते हैं और संस्थाएं भी होती हैं जो मेंबर होते हैं इसके. और सबसेक्शन 2 में लिखा है कि इन ए केस वेयर एसएससी इज एंटाइटल्ड आल्सो टू डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड विद रेफरेंस टू द इनकम if any as referred to in this section included in the gross total income as reduced by the deductions under the such other provisions in this chapter. तो वही बात है जैसे कि 80P में लिखा हुआ था कि अगर कोई डिडक्शन किसी और सेक्शन में इस चैप्टर के उपलब्ध है या एसएससी एंटाइटल्ड है किसी और डिडक्शन के इस चैप्टर में, इस चैप्टर के किसी प्रोविजन में, तो वो डिडक्शन देने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम से जो रिड्यूस करने के बाद उस डिडक्शन को जो अमाउंट आता है उसके बाद ये 80PA का डिडक्शन मिलेगा. यानी 80PA का डिडक्शन पहले से नहीं मिल जाएगा, पहले उन सेक्शंस का बेनिफिट मिलेगा उसके बाद 80PA का डिडक्शन मिलेगा. तो ये नया प्रावधान है तो इसीलिए इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन इट्स प्रॉपर सेंस 80PA. उसके बाद हम चलते हैं 80Q पर. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस पब्लिकेशन बुक्स. जो बुक पब्लिकेशन का जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए डिडक्शन है कि जहां पर एसएससी के ग्रॉस टोटल इनकम में प्रीवियस ईयर की, जो कि असेसमेंट ईयर से रेलेवेंट है, जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 92 से, or to any one of the 4 assessment years next following that assessment year. ये जो टू वर्ड आ रहा है रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसलिए तो रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर जो कि 92 से शुरू हो रहा है या फिर रेलेवेंट टू एनी वन ऑफ द 4 असेसमेंट ईयर जो उसके बाद आ रहे हैं. यानी 2 प्रीवियस ईयर्स इसमें बताए जा रहे हैं, एक वो प्रीवियस ईयर
और उसके बाद आगे आने वाले 4 सालों असेसमेंट ईयर्स के में से एक असेसमेंट ईयर के रेलेवेंट जो प्रीवियस ईयर, उन दो में से कोई भी प्रीवियस ईयर में असेसी का जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो इंक्लूड करता है एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स और पब्लिकेशन ऑफ बुक्स. There shall, in accordance with the subject to the provisions of this section, be allowed in computing the total income of the associate deduction from such profit in case of an amount equal to 20% thereof. 20% का डिडक्शन प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से ये दिया जाता है अगर कोई बुक्स के पब्लिकेशन के बिजनेस में है, और 80Q सेक्शन में ये बेनिफिट अवेलेबल है. उसके बाद एक आ जा रहा है यदि दूसरे प्रावधानों में कोई डिडक्शन, इस सेक्शन के प्रावधान ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनमें अगर डिडक्शन मिल रहा है, एंटाइटलमेंट है, अगर एसएससी एंटाइटल्ड है किसी भी डिडक्शन के लिए इन सेक्शनों में, तो वो डिडक्शन देने के बाद या वो डिडक्शन को रिड्यूस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से जो राशि बचेगी उसके ऊपर ये 20% का डिडक्शन मिलेगा. उसके रिड्यूस करने के पहले 20% पे नहीं मिलेगा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बुक्स को डिफाइन किया गया. बुक्स का मतलब है कि उसमें न्यूज़पेपर शामिल नहीं होंगे, जर्नल, मैगजीन्स, डायरीज, ब्रोशर, ट्रैक्स, पैम्फलेट्स और जो इसी तरह के नेचर के पब्लिकेशंस हैं, चाहे किसी भी नाम से बुलाए जाएं, वो शामिल नहीं होंगे. बुक्स मीन्स बुक्स एंड नॉट न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा. सो 80Q का ये डिडक्शन है, 20% का डिडक्शन मिलता है. उसके बाद 80QQ है, which is deleted already. 80QQA है. सो 80Q का जो डिडक्शन था वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था, 92 एंड उसके 4 साल के बाद के लिए. सो नाउ इट इज नॉट अवेलेबल डेफिनेटली. नाउ 80QQA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ ऑथर्स. जो किताब लिखते हैं उनकी जो प्रोफेशनल आय है, जो टेक्स्ट बुक के ऑथर्स हैं, इंडियन लैंग्वेज में जो लिखते हैं, मतलब इंडियन लैंग्वेज में जो लिख रहे हैं ऑथर्स, उनको एनकरेज करने के लिए, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है और वो ऑथर भी है, क्योंकि ऑथर को दिया जा रहा है तो ऑथर हैज टू बी अ पर्सन, जो कि इंडिविजुअल पर्सन. जो ग्रॉस टोटल इनकम है ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, जो कि कमेंस हो रहा है ऑन फर्स्ट डे ऑफ एप्रिलिटी or to any of the 9 assessment years next following that assessment year, any one of the 9 assessment years. तो अगर इसमें कहा जाए कि ये 80 या उसके बाद जो 80, 81 और 9 मोर असेसमेंट ईयर्स, यानी 10 असेसमेंट ईयर्स तक के लिए ये जो सेक्शन है वो वैलिड है. ऐसी 80Q सेक्शन जो था वो 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए वैलिड था, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईयर एंड द 4 मोर ईयर्स. और यहाँ पे या फिर वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 92 या उसके बाद जो 4 असेसमेंट ईयर्स आते हैं, 5 ईयर्स वहाँ से 92 ऑनवर्ड्स, उनके लिए भी वैलिड है ये. यानी पहले ये 80 से 90 के लिए आया, फिर ये 92 से फिर आया 5 साल के लिए 97 तक. और includes any income derived by him in the exercise of his profession on account of any lump sum consideration for the assignment. अगर कोई असाइनमेंट उसको मिला है किताब लिखने का, या जो उसने किताब लिखी है उसका कॉपीराइट का इंटरेस्ट वो ग्रांट कर रहा है, उसके लिए कोई लंप सम कंसिडरेशन मिला है, या कोई रॉयल्टी मिली है या कॉपीराइट फीस मिली है, तो कॉपीराइट फीस भले ही वो रिसीव लंप सम में मिली है या लंप सम में नहीं भी मिली है, थोड़ी थोड़ी करके मिलती है जैसे. In respect of such book, there shall, in accordance with the subject to provisions of this, be allowed in computing the total income, the associate deduction from such income of an amount equal to 25%. 25% डिडक्शन इन लमसम कंसिडरेशंस के लिए या कॉपीराइट फीस के लिए जो लमसम नहीं हुई है, उस संबंध में यहाँ पे उपलब्ध है. जो भी राशि मिल रही है उसके रिस्पेक्ट जो भी इनकम मिल रहा है.
तो जब हम कहते हैं इनकम डिराइव बाय हिम, तो यानी कि इसमें से एक्सपेंडिचर जो अलाउड है वो पहले रिड्यूस होंगे, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में पहले इनकम निकाली जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर 25% का रिडक्शन दिया जाएगा। और उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड अनलेस द बुक इज आइदर इन द नेचर ऑफ अ डिक्शनरी, थिसॉरस और एनसाइक्लोपीडिया। बुक या तो डिक्शनरी, थिसॉरस और एनसाइक्लोपीडिया में से होनी चाहिए, और इज वन दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड और रिकमेंडेड एज अ टेक्स्ट बुक। ये ऐसी किताब है जो कि प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड हो एक टेक्स्ट बुक के रूप में, और इंक्लूडेड इन द करिकुलम बाय एनी यूनिवर्सिटी, या किसी यूनिवर्सिटी ने उसको करिकुलम में इंक्लूड किया हो किसी भी डिग्री कोर्स के लिए या किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए। जो करिकुलम में शामिल है, नॉट अ रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक यहां लिखा है रिकमेंडेड एज अ टेक्स्ट बुक, नॉट रिकमेंडेड एज अ रेफरेंस बुक, रिकमेंडेड एज अ टेक्स्ट बुक। या तो किसी यूनिवर्सिटी ने उसको प्रिस्क्राइब ही कर दिया है ये टेक्स्ट बुक है आपकी, या कोई यूनिवर्सिटी कहती है रिकमेंड करती है टेक्स्ट बुक के रूप में किसी बुक को, या उसको करिकुलम में शामिल ही कर दिया है कि उसका एक एक लाइन पढ़ी जाएगी बाय एनी यूनिवर्सिटी। तो उस बुक की यहां पे बात हो रही है, या फिर वो डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया हो, या फिर बुक इज रिटन इन एनी लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, उनमें से किसी लैंग्वेज में लिखी गई है, और इन एनी सच अदर लैंग्वेज एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्पेसिफाई कर सकता है किसी लैंग्वेज को। हैविंग रिगार्ड टू द नीड फॉर प्रमोशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, इस नीड को, इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कि बुक्स के पब्लिकेशन को प्रमोट किया जाना जरूरी है, ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज ए, ऐसी बुक्स को जो कि क्लॉज ए में मेंशन है। यानी अगर कोई बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी जा रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी लैंग्वेज को जो कि जिसमें बुक लिखी जा रही है, कि चूंकि उस लैंग्वेज में भी हमको डिक्शनरी, थिसॉरस या एनसाइक्लोपीडिया पब्लिकेशन को एनकरेज करना है, या उसके यूनिवर्सिटी द्वारा पढ़ाई को एनकरेज करना है, तो इसीलिए लिखा है कि बुक्स ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज ए, का मतलब वो बुक्स जो कि क्लॉज ए के में लिखी हुई हैं उसके नेचर वाली बुक्स। एंड फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, और कौन सी बुक्स हैं ए में जो लिखी हुई हैं, वो है डिक्शनरी, थिसॉरस और एनसाइक्लोपीडिया, या फिर जो टेक्स्ट बुक्स हैं प्रेस्क्राइब की गई हैं या रेकमेंड की गई हैं, या जो करिकुलम में शामिल ही कर ली गई हैं किसी यूनिवर्सिटी या के द्वारा किसी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए। और उसके बाद फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, ऑथर का मतलब है इंक्लूड द जॉइंट ऑथर, लमसम रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस की बात होती है तो उसमें एडवांस पेमेंट भी शामिल है। जो रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस का एडवांस पेमेंट भी शामिल है जो कि रिटर्नेबल नहीं है, एडवांस पेमेंट ऐसा जो कि रिटर्नेबल नहीं है, वो भी शामिल है लमसम। और यूनिवर्सिटी का मीनिंग 47(9) के एक्सप्लेनेशन से लिया गया। सो देयर इज हियर अ 25% रिडक्शन किसके ऊपर, जो भी लमसम कंसिडरेशन जो मिल रहा है फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट्स या फॉर ग्रांट ऑफ द राइट्स इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक, या फॉर रॉयल्टी एज अ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस जो उस बुक के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, उससे जो इनकम डिराइव हो रही है उस इनकम पे 25% डिडक्शन है टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। 80Q को ए खत्म करने के बाद आते हैं 80Q को बी पर।
ATQQB है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा ऑफ द ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। ATQQA में आपने देखा था कि टेक्स्ट बुक की बात ज़्यादातर हो रही है। जो टेक्स्ट बुक के अलावा जो बुक्स लिखी जा रही हैं उसके विषय में, जहाँ पर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया में जो कि ऑथर है और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल है कोई ऐसी इनकम जो वो डिराइव कर रहा है अपने प्रोफेशन की एक्सरसाइज में किसी भी लम सम कंसिडरेशन की वजह से, जो कि उसको मिल रहा है फॉर असाइनमेंट या ग्रांट ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक, और वो बुक जो कि लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की होगी, और ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस, या जो इनकम डिराइव हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस, जो कि चाहे लमसम में हो चाहे वैसे हो, in respect of such book, they shall, in accordance with the subject to the provisions of this section, be allowed of computing the total income deduction which is mentioned, which is computed in the manner specified in section 2. तो किस तरह से डिडक्शन कंप्यूट होगा ये सबसेक्शन 2 में लिखा है, और सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि जो डिडक्शन है वो पूरी इनकम का होगा जो कि सबसेक्शन 1 में लिखी गई है, या फिर 3 लाख रुपए जो भी कम है, यानी 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन इसमें मिल रहा है। जो अदर देन टेक्स्ट बुक की जो रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस या जो असाइनमेंट है उसके इंटरेस्ट का, उससे भी पैसा आ रहा है। Provided that where the income by way of such royalty or copyright fee is not a lump sum consideration, अगर एक मुश्त कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, जैसे एक बात ये होती है कि एक मुश्त दे दिया कि अच्छा ठीक है ये राइट ले लीजिए इतना पैसा दे दीजिए, या ये कि जितना बिक्री होगी उतना देंगे। Provided that where the income by way of such royalty or copyright fee is not a lump sum consideration, in lieu of all the rights of the assessee in the book, so much of the income, यानी सारे राइट अगर असेसी अपने नहीं बेच रहा है, कॉपीराइट असाइन कर रहा है बुक के सिलसिले में, इन लिeu ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ द असेसी इन द बुक, जैसे कुछ राइट हो सकते हैं जो वीडियो राइट हो सकते हैं या फिल्मिंग के राइट्स भी हो सकते हैं बुक के सिलसिले में, so much of the income before allowing the expenses attributable to such income as is in excess of 15% of the value of such books sold during the previous year shall be ignored. तो एक्सपेंसेस को माइनस करे बिना उतनी इनकम जो बुक्स सेल हुई हैं, जो भी बुक सेल हुई हैं उससे 15% से ज़्यादा अगर है, जो कि लमसम कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है कि एसएससीज इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि वो कहेंगे कि हमको ज़्यादा दे दीजिए, तो ब्लैक मनी को वाइट करने का भी जरिया बन सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल द टाइम कि जब हम कोई रिडक्शन दे रहे हैं तो वो रिडक्शन ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया ना बन जाए। तो अगर जो किताबें बिकी उनकी वैल्यू जो भी थी, बिक्री की वैल्यू एज एन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक्स, जितनी बुक्स बिकी हैं, जैसे कोई पब्लिशर है उसको आपने राइट दिया और उसने पब्लिश करके बुक्स बेची हैं, तो जितने बुक्स बिकी हैं अगर उसके ऊपर जो इनकम दे रहा है वो रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस की, वो उस बुक्स की वैल्यू के 15% से ज़्यादा दे रहा है, तो जो 15% तक का ये डिडक्शन मिलेगा, 15% से ऊपर की जो राशि है दैट विल बी इग्नोर्ड। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने, पहले जो भी इनकम आ रही है उस पर है, यानी बाद में आप एक्सपेंसेस, एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को बाद में माइनस कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन वी से दैट इनकम पर है ये जो डिडक्शन है दैट इज ऑन दी इनकम विच इज डिराइव्ड। सो फर्स्ट वी हैव टू डू व्हाट हियर, इनकम निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि बुक्स कितने की बिकी, उसके बाद जो 15% उस पर से ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है बिक्री की वैल्यू पे तो उसके ऊपर का इग्नोर कर देंगे, 15% को ले लेंगे।
उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं जो एट्रीब्यूटेबल है उस इनकम के, जो अगर जो भी एक्सपेंस एसएससी के एक्सपेंसेस हुए हैं वो जो उस इनकम के एट्रीब्यूटेबल है जो 15% की हद तक थी, वो उसमें से रिड्यूस किए जाएंगे और उसके बाद जो इनकम आएगी उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल रहा है, या तो होल ऑफ द इनकम या फिर 3 लाख रुपए तक का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम अर्न फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर का स्रोत है जहां से इनकम आ रही है, सो मच ऑफ द इनकम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, उसमें से इस सेक्शन के लिए उतनी इनकम को अकाउंट में लेना पड़ेगा। एज इज ब्रॉट इनटू इंडिया, जो इंडिया में ले आई गई है, अगर बाहर ही छोड़ दी गई उसको डिडक्शन के पर्पज से नहीं कंप्यूट किया जाएगा। एज इज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, एसएससी अगर फॉरेन एक्सचेंज में ला रहा है उस पैसे को, तब उसको हम इस डिडक्शन के पर्पस के लिए इंक्लूड करेंगे इनकम में, और वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो ले आता है फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड वो इनकम उसने अर्न की थी, या जो भी फर्दर पीरियड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अलाउ करे उस बिहाफ में, उस पीरियड के अंदर वो उस फंड को अगर ले आता है इंडिया में, तब भी जो वो इंडिया में ला रहा है उसी को इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन इन दिस सेक्शन। Now, no deduction under this section shall be allowed unless the SSC furnishes a certificate in the prescribed form and in the prescribed manner duly verified by any person responsible for making such payment to the SSC, as referred to in subsection 1, along with the return of income, setting forth such particulars as may be prescribed. देखिए, आइडियल लैंग्वेज है जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है एक्ट में। यहां पे कहा जा रहा है कि एसएससी को इस डिडक्शन को लेने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट वो उस पर्सन से लेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको पेमेंट करने का, और वो जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको लेना होगा और प्रिस्क्राइब मैनर में उसको लेना होगा, और वो ड्यूली वेरीफाई किया जाएगा किसी भी पर्सन के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, और उसमें वो पर्टिकुलर सेट फोर्थ करने पड़ेंगे, यानी पर्टिकुलर्स भी वहां पे खास तौर पे लिखने पड़ेंगे जो पर्टिकुलर्स सेट फोर्थ करने जरूरी हैं उस फॉर्मेट में, यानी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया जाएगा और जो भी पर्सन है पेमेंट करने के लिए वो उसको वेरीफाई करेगा, ड्यूली वेरीफाइड बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, और उसमें वो पर्टिकुलर लिखने होंगे जो कि प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स हैं। और उसके बाद सबसेक्शन 4 में कहा जा रहा है कि नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड in respect of any income earned from any source outside India unless the SSC furnishes a certificate in the prescribed form from the prescribed authority along with the return of income in the prescribed manner. अगर उसको इनकम इंडिया से बाहर के स्रोत से मिल रही है तो ये सर्टिफिकेट उसको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी देगी, पर्सन रिस्पॉन्सिबल मेकिंग पेमेंट नहीं देगा, उसके लिए एक अथॉरिटी होगी जो कि इस पर्पस के लिए वो सर्टिफिकेट देगी, और वो सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो देगी, और उसको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना होगा प्रिस्क्राइब मैनर में। प्रिस्क्राइब वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, सो उसके लिए रूल होगा, विल कम टू इट। उसके बाद सबसेक्शन 5 है, where a deduction for any previous year has been claimed and allowed in respect of any income referred to in this section, no deduction in respect of such income shall be allowed under any other provision of this act in any assessment year. यहां पे कहा जा रहा है इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिल जाएगा उस इनकम का डिडक्शन किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगा, यानी इस इनकम का डिडक्शन जो यहां मिल सकता है वो किसी और सेक्शन में नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले एसएससी यहां का डिडक्शन लेगा, फिर दूसरे डिडक्शन जो मिल रहे हैं वो लेगा। कई जगह ये लिखा होता है कि जहां डिडक्शन दूसरे सेक्शंस में मिल रहा है पहले वो घटाइए, बाकी अमाउंट पे डिडक्शन लीजिए, वो एक अलग चीज होती है। यहां क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जो डिडक्शन मिलेगा उस इनकम का डिडक्शन किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि एसएससी को एनकरेज किया जा रहा है कि
आप इस सेक्शन का डिडक्शन पहले क्लेम करिए। और उसके बाद ऑथर वर्ड को डिफाइन किया गया है। ऑथर में जॉइंट ऑथर, एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकते हैं। बुक्स में ब्रोशर, कमेंट्री, डायरी वगैरह नहीं आएंगे। गाइड, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ नहीं आएगा। जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक्स शैल नॉट इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स। टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स के लिए ये बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। वैसे भी ये जो प्रावधान है ये अदर देन टेक्स्ट बुक्स के लिए, वो 80 QQ ए में मिलेगा टेक्स्ट बुक्स के लिए। इस प्रावधान के लिए बुक्स का जो मीनिंग है वो उसमें टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये प्रावधान टेक्स्ट बुक्स के लिए है नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या दूसरी कोई अथॉरिटी जिसको ऑथराइज किया गया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट्स एंड डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और लमसम जब कहते हैं हम, तो लमसम का मतलब है कि एडवांस पेमेंट भी लमसम में शामिल है। जो भी रॉयल्टी या कॉर्पोरेट राइट फीस का जो एडवांस पेमेंट किया गया जो कि नॉट रिटर्नेबल था, वो भी इसमें शामिल। तो इसके जरा हम लोग रूल भी देख लेते हैं। एक है रूल 19AC। रूल 19AC है जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा एसएससी के द्वारा 80QQB3 में, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट दे रहा है वो फॉर्म 10CCD में होगा। और ये जो सर्टिफिकेट है इट विल बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द एसएससी, और इसको रिटर्न के इनकम के साथ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद है रूल 29A। तो रूल 29A में कि जो सर्टिफिकेट 80QQB4 में रेफर किया जाए और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो दे रही है, या और भी जो सेक्शंस हैं उसके भी जो सबसेक्शन 3 है वो सब जैसे TRRB का 3 और जो दूसरे सेक्शन RRRA, इन सब के लिए ये जो सर्टिफिकेट होगा फॉर्म नंबर 10H में जो होगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी देती है। और QQB4 के पर्पज से और TRRB के 3 के पर्पज से जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देगी। या फिर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी और अथॉरिटी को ऑथराइज करता है, या सॉरी जो भी लॉ अगर किसी और अथॉरिटी को ऑथराइज करती है फॉर रेगुलेटिंग द पेमेंट्स या डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, तो वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी जो ये सर्टिफिकेट देगी, जो इंडिया से बाहर से पेमेंट आता है रॉयल्टी का उसके संबंध में। So we go to the next section after ATQQB, and that is ATR. ATR में कहा जा रहा है कि जहां पर भी जो ग्रॉस टोटल इनकम है किसी भी इंडिविजुअल की जो कि एक सिटीजन है इंडिया का, इंडियन सिटीजन्स के लिए उसमें रिम्यूनरेशन शामिल है जो वो रिसीव कर रहा है इंडिया से बाहर से। जो रिम्यूनरेशन फॉरेन सोर्सेज से मिलता है हमारे प्रोफेसर टीचर्स को, उस संबंध में डिडक्शन है ये कि हमारे प्रोफेसर टीचर अच्छा काम करते हैं और फॉरेन सोर्स से वो इनकम प्राप्त करते हैं अगर, तो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से प्राप्त करते हैं जो कि इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश्ड है, या किसी एसोसिएशन या बॉडी से जो कि इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश्ड है उससे प्राप्त करते हैं रिम्यूनरेशन। किस बात का रिम्यूनरेशन? फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे आउटसाइड इंडिया इन हिज कैपेसिटी एज ए प्रोफेसर, टीचर और रिसर्च वर्कर। वो अगर रिसर्च वर्कर, टीचर या प्रोफेसर के रूप में इंडिया से बाहर गया था, वहां पे वो स्टे कर रहा था इंडिया से बाहर और वहां पे उसने सर्विसेज दी ऐसी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन में या बॉडी में, तो उसको अलाउ किया जाएगा उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल की एक डिडक्शन जो कि 60% के बराबर था 2001
1 अप्रैल से, उसके बाद इसको घटा के 40% किया गया 2002 में, फिर 30% 2003 में, फिर 4 से 15% कर दिया गया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2005 से इसको खत्म कर दिया एज इज ब्रॉट इन टू इंडिया। लेकिन वो उसको बाहर इंडिया में लाना जरूरी था विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और ये भी प्रावधान इस तरह का था जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश के संबंध में किया गया था। अब ये उपलब्ध नहीं है, तो अगर कोई भी टीचर्स बाहर से इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो दैट इज he has to pay tax on it. So provided that the deduction under this section shall be allowed unless उसको एसएससी को सर्टिफिकेट देना जरूरी है जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। एसएससी सर्टिफिकेट दे रहा है, unless the एसएससी furnishes a certificate, और वो सर्टिफाई करेगा जो डिडक्शन जो है उसने सही क्लेम किया था इस सेक्शन की प्रावधान, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है ये। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नाम का एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है जो एक्सटेंड कर सकती है टाइम फॉर ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, वो रिजर्व बैंक है या लॉ के द्वारा ऑथराइज कोई और बॉडी भी हो सकती है। तो ये एक तरह का डिडक्शन जो 2005 1 अप्रैल से खत्म कर दिया गया। अब आते हैं ATRRA। ATRRA में वही बात कही जा रही है, सर्विसेज डिफरेंट है। कोई भी इंडिविजुअल जो सिटीजन है, रेम्यूनरेशन प्राप्त कर रहा है फॉरेन करेंसी में किसी एम्प्लॉयर से, जो कि फॉरेन एम्प्लॉयर है या कोई इंडियन कंसर्न भी हो सकती है, सर्विस रेंडर की थी उसने इंडिया से बाहर, तो कोई भी सर्विस उसने रेंडर की हो तो उसके लिए भी डिडक्शन था कि लोग सर्विस बाहर रेंडर करें फिर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाएं, और 15% करके बाद में इसको 1 अप्रैल 2005 से ख़त्म कर दिया गया, और सर्टिफिकेट देना इसमें भी ज़रूरी था आरबीआई से। और ये डिडक्शन जो था वो उपलब्ध था एक इंडिविजुअल के केस में, कि अगर वो इंडिविजुअल जो है, इन द केस ऑफ एनी इंडिविजुअल हु इज और वाज इमीडिएटली बिफोर अंडरटेकिंग सच सर्विस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में था या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एम्प्लॉयमेंट को स्पॉन्सर किया है जो बाहर गया है उसके लिए, तो ये डिडक्शन उसी के पर्पज से था। जैसे कई लोग वर्ल्ड बैंक वगैरह में चले जाते थे। इन द केस ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल ओनली इफ ही इज अ टेक्नीशियन, और दूसरा कोई इंडिविजुअल है तो केवल तब जब कोई टेक्नीशियन है, एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया आर अप्रूव्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्रूव किया गया रहा है। और टेक्नीशियन का वर्ड का मीनिंग फिर वहाँ पर डिफाइन किया गया, अलग अलग टेक्निकल फील्ड में जो टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क करने वाले लोग, तो उनको ये डिडक्शन उपलब्ध था जो 1 अप्रैल 2005 से ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद RRB, ATRRB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई एसएससी है जो कि इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट है इंडिया में, और पेटेंटी है यानी कि जिसको कोई पेटेंट प्राप्त हुआ है, पेटेंट मतलब कोई चीज़ आप नई ईजाद करते हैं तो उसको पेटेंट के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को इंडियन पेटेंट एक्ट में, या वो कोई इनकम प्राप्त कर रहा है, और वो कोई इनकम प्राप्त कर रहा है रॉयल्टी के रूप में, जो भी पेटेंट रजिस्टर किया गया था 1 अप्रैल 2003 के बाद से पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है में वो रॉयल्टी इंक्लूड है यदि, and there shall in accordance with the subject to the provisions of this section be allowed deduction from such income for amount equal to the whole or 3 लाख रुपीस। तो ये जो रॉयल्टी इनकम है 3 लाख रुपए तक एग्जाम की गई है किसी भी इंडियन रेजिडेंट के केस में। सिटीजन होना जरूरी नहीं है, इंडियन रेजिडेंट है, पेटेंटी है,
इनकम प्राप्त कर रहा है वो पेटेंट पे जो 1 अप्रैल 2003 के बाद रजिस्टर हुआ. Provided where a compulsory license is granted in respect to any patent in the Patents Act, the income by way of royalty for the purpose of allowing deduction under this section shall not exceed the amount of royalty under the terms and conditions of a license settled by the controller under that act. अगर कोई इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत कोई कंट्रोलर अपॉइंट किया गया है और वो कंट्रोलर एक लाइसेंस दे रहा है जो कंपल्सरी लाइसेंस है, उसको लेना ज़रूरी है, तो जो भी रॉयल्टी वो उसमें उसको अलाउड है लेना, शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो सेटल किए गए हैं कंट्रोलर के द्वारा, उस संबंध में जो उस लाइसेंस के अंतर्गत जो उसमें इनकम ऑफ रॉयल्टी प्राप्त होती है, यानी जो भी प्रतिबंधित रॉयल्टी उसको प्राप्त हो रही है, उतनी रॉयल्टी पे ये डिडक्शन मिलेगी. Provided further that in respect of any income earned from any source outside India, so much of the income shall be taken into account for the purpose of this section as brought into India by or on behalf of the assessee in convertible foreign exchange within a period of 6 years from the end of the previous year in which such income is earned or within such period as the competent authority may extend, may allow. तो यानी कि अगर किसी आउटसाइड स्रोत से वो प्राप्त कर रहा है रॉयल्टी, तो अगर उसको इंडिया में लेके आता है तभी उसको इंक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन. और उसके लिए टाइम लिमिट भी दी है कि 6 महीने या जो भी टाइम एक्सटेंड किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि RBI है. और सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विल बी अलाउड अनलेस द एसएससी फर्निशेस सर्टिफिकेट. तो एसएससी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो कि RBI है, क्योंकि इनकम बाहर से इंडिया से आ रही है. No deduction under this section shall be allowed in respect to any income earned from any source outside India unless the SSC furnishes a certificate in the prescribed form from the authority or authority has made prescribed along with the return. और रिटर्न ऑफ इनकम के साथ उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि उन अथॉरिटीज से लेके देना पड़ेगा उसको, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना पड़ेगा अगर वो इनकम इंडिया से बाहर से ला रहा है. और इंडिया से बाहर से नहीं ला रहा तो भी एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. एंड वेयर डिडक्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम, और जहाँ पे डिडक्शन इस सेक्शन में दे दिया गया तो दूसरे किसी सेक्शन में उसी इनकम पे डिडक्शन नहीं मिलेगा. और पेटेंट वर्ड को डिफाइन किया पेटेंट एक्ट 1970 से. पेटेंटी वो पर्सन है जो कि पहला इन्वेंटर है उसमें इन्वेंशन का, ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर whose name is entered on the patent register as the patentee, उसको पेटेंट प्राप्त है. and includes every such person being the true and first inventor, बड़े सत्य और पहले इन्वेंटर थे उस इन्वेंशन के. और जो पेटेंट है एडिशन का shall have the meaning, the patent of addition shall have the meaning assigned to it in Patents Act. पेटेंटेड आर्टिकल, पेटेंट प्रोसेस का मीनिंग पेटेंट एक्ट से लिया गया है. रॉयल्टी शब्द का जो अर्थ है, रॉयल्टी शब्द को डिफाइन किया जा रहा है कि पेटेंट के रिलेशन में रॉयल्टी शब्द का अर्थ है कि कंसिडरेशन, जिसमें लमसम कंसिडरेशन भी शामिल हो सकता है सिवाय कैपिटल गेंस वाले, जैसे बेच के कोई कैपिटल गेंस प्राप्त होता है उसको छोड़ते हुए, या कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद द यूज ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस, या उस कंसिडरेशन को भी छोड़ते हुए जो कि उस प्रोडक्ट को सेल करने से प्राप्त होता है जो कि पेटेंटेड प्रोसेस को यूज़ करके किया गया है, या कमर्शियल यूज़ के लिए पेटेंटेड आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करके यूज़ करके और जो सेल किया गया है उससे जो प्राप्त होता है उसको बाहर रखते हुए. रॉयल्टी में वो शामिल नहीं है कि जो प्रोडक्ट किसी से रॉयल्टी आपको मिल रही है तो अगर कोई प्रोडक्ट भी बेच दे रहे हैं आप, बेच के और जो सेल वैल्यू है वो प्राप्त होती है, दैट इज नॉट रॉयल्टी. तो फॉर ट्रांसफर, तो रॉयल्टी किस लिए बात कर दी जाती है? फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी ऑफ द राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, एंड फॉर इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो कि
किसी पेटेंट के यूज़ या वर्किंग के बारे में है, या किसी पेटेंट के यूज़ के बारे में है कि वो कैसे यूज़ किया जाएगा, और या किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए इन कनेक्शन विद एक्टिविटीज रेफर टू इन 1 to 3, यानी जो भी ट्रांसफ़र के सिलसिले में, राइट के या इंफॉर्मेशन के इम्पार्ट करने के सिलसिले में, या फिर कोई पेटेंट को यूज़ करने के सिलसिले में जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, वो उस सर्विस के लिए भी जो पेमेंट किया जाता है वो भी रॉयल्टी में आएगा। और ट्रू और पहला इन्वेंटर जो है उसका मीनिंग भी सेक्शन 2 में पेटेंट एक्ट के डिफाइन किया गया कि पहला इन्वेंटर किसी चीज़ का कौन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पेटेंट्स एक्ट के तहत जो पेटेंट दिए जाते हैं, इस संबंध में होल ऑफ सच इनकम और 3 लाख रुपीस तक का इसमें डिडक्शन उपलब्ध है। और ATR और B के बाद आता है ATS. ATS has been omitted, and then we will start from ATT onwards in our afternoon lecture. ATT से शुरू करेंगे। ATT है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये भी डिलीट कर दिया गया। TT वो भी डिलीट कर दिया गया है। TTTA so ATTTA is there, so we'll start with ATTTA in the afternoon lecture at 2:15 PM. ये जो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में किया जाता है उसके संदर्भ में ये ATTTA सेक्शन है जो आपको जिसमें डिडक्शन उपलब्ध है। So we come to the end of this session, and we'll start the next session at 2:15 PM. Please join us by 2 o'clock so that